हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखो, हमने जो प्लस टू का राजनीति विज्ञान का टॉपिक चल रहा था, हमारा यूनिट चल रही थी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे जातिवाद को, और जातिवाद के अंदर हमने जाति का अर्थ पढ़ा था, जातिवाद क्या होता है और भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जातिवाद की विशेषताएं क्या है। तो क्या विशेषता कह सकते हैं हम जातिवाद। तो हम कहते हैं भारतीय राजनीति में जातिकरण है, इसका मतलब इस जातिवाद की क्या विशेषता है। देखो, विशेषताओं की हम बात करें तो इतना बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं। इसके अंदर एक तो जो जाति होती है वो अनुवांशिकता पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? अनुवांशिकता पर। इस चीज को हम कर सकते हैं, अनुवांशिकता पर। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, ये एक बंद वर्ग के रूप में काम करती है। यानी ऐसा नहीं है भी इसके हम छोड़ के नहीं जा सकते। आप कह सकते हो जाति होती है वो जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, जन्म के आधार पर, क्योंकि वर्तमान में क्या है, ये जन्म के आधार माना गया, इसको बेस माना गया है। और हमने चर्चा की थी, जो ऋग्वैदिक काल था, जो परंपरागत की हम बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो उसके दौरान जो जाति थे, जाति जो व्यवस्था थी, वो वर्ण, कर्म और व्यवसाय के आधार पर थी। लेकिन अब वर्तमान में ये जन्म के आधार पर होगी, तभी तो इसके अंदर बहुत सी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम और नेक्स्ट इसके बारे में बात करें, देखो चाहे कितना ही हम वर्तमान में देखते हैं, जो वर्तमान का युग है वो वैज्ञानिक युग है। हम कहते हैं आधुनिकीकरण का युग है, आधुनिकीकरण। हम कहते हैं मशीनीकरण का युग है। यानी कहने का मतलब है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा प्रगति कर चुके हैं, बहुत ज्यादा मशीनीकरण है, औद्योगिकरण है, आधुनिकीकरण का युग है। यानी बहुत ज्यादा जो प्राचीन जो कल्चर था उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है। लेकिन जो जातिवाद है वो अभी तक बना हुआ है। जातिवाद क्या है? अभी तक बना हुआ है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। इसी के अंदर हम बात कह सकते हैं, भारत के अंदर हम रूढ़िवादी हैं, हम परंपरावादी हैं। देखो, हमने वैज्ञानिक रूप में बहुत प्रगति की है। हमारे यहाँ पर आधुनिकीकरण को अपनाया गया है, मशीनीकरण को अपनाया गया है, प्रौद्योगिकी के अंदर, तकनीकों के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। लेकिन फिर भी हम अभी तक परंपरावादी हैं, हम रूढ़िवादी हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जातिवाद को नहीं छोड़ा, हम अभी तक जातिवाद को लेकर चल रहे हैं। तो ये कुछ जातिवाद की विशेषताएं हैं। यानी अभी तक आप बात करो तो जातिवाद है, इसका राजनीति में बहुत ज्यादा अहम रोल है। राजनीति में इसका मतलब ये राजनीति को क्या कर रही है? बहुत ज्यादा प्रभावित है, कर रही है। जैसे हम कहते हैं जाति का राजनीतिकरण, इसका मतलब जाति का राजनीति में आ जाना। और मैं ये कह दूं राजनीति का जातिकरण। अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, जो राजनीति है उसका जातिकरण हो चुका है। और ये आप नीचे लेवल पर देख सकते हो, बिल्कुल लो लेवल पर देख सकते हो। नीचे की स्थिति जैसे मैंने आपको बताई थी ग्राम पंचायत के अंदर, वहां पर तो मुख्य चलता ही जातिवाद है। और जो गुट बने होते हैं वो जाति के आधार पर ही बने होते हैं। ठीक है, जो भी निर्णय होता है, जो भी सरपंच के अंदर कोई चुनाव होता है, या कोई प्रतिनिधि जो उम्मीदवार होता है, प्रत्याशी होता है, वो सब टोटल जाति के आधार पर होता है। इसका मतलब जाति ने क्या है, बहुत ज्यादा पैर पसार लिए है अपने। यानी ये क्या कर रही है, एक राजनीति को कवर कर चुकी है। जाति का तो राजनीतिकरण हुआ ही हुआ है, लेकिन राजनीति का भी जातिकरण हुआ है। इसका मतलब राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं वो जाति के आधार पर लिए जाते हैं। राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसके आधार पर लिए जाते हैं? जाति के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे भारत की जातिवाद की विशेषताएं हैं, कुछ सिंपल सी बातें हैं जो हम बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एक बड़ा टॉपिक आता है, भी जातिवाद हमने पढ़ तो लिया है। ठीक है, उसकी विशेषताएं हमने कुछ पढ़ ली, उसके हमने भूमिका पढ़ ली। अब आता है जातिवाद के कुछ फायदे भी हैं। जातिवाद यानी राजनीति में जो जातिवाद आता है, राजनीति में जातिवाद, इसके कुछ फायदे भी हैं। इसका कह सकते हो, इसके फायदे लिख देते हैं, यहाँ पर लाभ लिख देते हैं। यानी इससे कुछ जातियों को लाभ भी मिला है, कुछ फायदे हुए, बेनिफिट्स हुए हैं। ठीक है, अब लाभ क्या हुए हैं, देखो मेरी बात सुनो। पहला तो मैं ये कह सकता हूं भी जातिवाद के कारण, या राजनीति में जातिवाद है, इसके कारण क्या हुआ है, जातियों में एकता बढ़ी है।
जातियों में एकता बढ़ी है ना। पहले जाति थी वो बिखरी हुई थी और एक शक्तिशाली नहीं थी, आप कह सकते हो एकता में नहीं थी। लेकिन जैसे ही जातिवाद पनपा, यानी जातिवाद की भावना पैदा हुई, वैसे ही जातियों में एकता पैदा हो गई। एकता पैदा हो गई इसका मतलब वो मिलजुल कर रहने लग गए एक दूसरे। देखो पहले तो क्या कहा, जाति के अंदर नियमन और उचित होता है। भी देखो हम जैसे हिंदू धर्म की बात करें, अपने जाति की बात करें तो अपने जाति के अंदर ही कुछ उच्च जाति के होते हैं, कुछ निम्न जाति के होते हैं। ऐसी स्थिति समाप्त हो गई, यानी भेदभाव समाप्त हो गया और उनमें एकता हो गई। और एकता के कारण हम ये कह सकते हैं उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। राजनीतिक जागरूकता, पहले उनको राजनीति का ज्ञान नहीं था, उनको राजनीति का ज्ञान नहीं था। पहले पहले वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाह कर रहे थे, सिर्फ जीवन निर्वाह कर रहे थे, किसी प्रकार उनसे कुछ पूछा नहीं जाता था। जीवन चला रहे थे अपना, बस खा पी रहे थे, यानी उनको देश से, अपनी राजनीति से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ये जातिवाद पनपा, जाति में एकता बनी, ठीक है, सभी जाति मिलजुल कर फैसला लेने लग गई, काम करने लगी, ऐसी स्थिति में उनको उसके अंदर क्या होगी, राजनीतिक जागरूकता बढ़ गई। अब वो राजनीति में क्या लेने लग गए, भाग लेने लग गए, राजनीतिक में भाग लेने लग गए। पहले ये क्या थे, पहले ये दबे हुए थे। इसका मतलब जो जाति थी वो राजनीति के अंदर जा नहीं पा रही थी, उनको पता ही नहीं था राजनीति क्या होती है, किस प्रकार उसको निर्वाह किया जाता है। लेकिन जैसे उनके अंदर जागरूकता बढ़ी वैसे वो ज्यादा राजनीति में भाग लेने लग गई। ठीक है, राजनीति को आप ये कह सकते हो एक राजनीति को मजबूत करने का, यानी जो लोकतंत्र को मजबूत करने का जो एक सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि जनता भाग ले, और इसी के द्वारा देखो जनता की भागीदारी बढ़ रही है ना। और तो कोई कारण ही नहीं था जनता की भागीदारी बढ़े। और जब तक लोकतंत्र को जनता की भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक हम लोकतंत्र को मजबूत भी नहीं कर सकते, एक सफल लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। तो ये जातिवाद या जिसने एक सफल लोकतंत्र की स्थापना की थी, लोकतंत्र के उद्देश्यों को पूरा किया था, क्योंकि इसके कारण क्या होगी, लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और लोगों ने राजनीति में भाग लेना शुरू किया। अब इस राजनीति में भाग लेना शुरू किया तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि जाति के बाद के कारण राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई, यानी वो लोग सक्रिय हो गए। पहले वो निष्क्रिय थे, कोई भाग नहीं लेते राजनीति में, पता ही नहीं था उनको किसी प्रकार, उनको नियम कानून सिद्धांत राजनीति के बारे में, यहाँ के प्रशासन के बारे में, सरकार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस ठीक है, हमें वयस्क मताधिकार दे रखा है, हमें वोट देने का अधिकार दे रखा है निश्चित उम्र के बाद, बस वोट बन गए हमारे। और किसी के तो वोट बन ही नहीं पाते थे, पता ही नहीं था अभी वोट भी बनते हैं, मतलब एक पहचान पत्र भी हमें मिलता है। और ये भी पता नहीं था कि उस वोट का मूल्य क्या है, कि किस प्रकार वो सरकार को चेंज कर सकता है, सरकार के निर्णयों को चेंज कर सकता है, ये पता ही नहीं था। सिर्फ वोट दिया, जाते थे जाके वोट डाल आते थे, पता नहीं किस व्यक्ति को वोट दिया, किस दल को वोट दिया, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है राजनीति के अंदर, संविधान में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसका बिल्कुल ही कोई पता नहीं था। यानी निष्क्रिय थे, बस इच्छा की वोट डाला है, नहीं की तो नहीं गए, क्योंकि उनको अपने वोट का मत का मूल्य का पता ही नहीं था कि कितना वोट का मूल्यवान है उनका। लेकिन जैसे ही उनके अंदर जातिवाद आया, उनकी जागरूकता बढ़ी, तो वो राजनीति में सक्रिय हो गए। अब उनको पता चल गया कि मेरे वोट का मूल्य क्या है। अब देखो आप देख लेते हो वर्तमान के अंदर, आप देखो तो लगभग 90% के पास, यानी 90% के पास वोटिंग होना शुरू हो चुकी है। पहले ये 50-60 के मध्य रह जाती थी, यानी लोग वोट डालने नहीं जाते थे, लेकिन अब लोग ज्यादा वोट डालने जाते हैं। इसका रीजन क्या है, लोगों में सक्रियता बढ़ गई, लोग सक्रिय हो गए राजनीति के प्रति, लोग जागरूक हो चुके हैं राजनीति के प्रति, अब वो राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया है। अब उनको पता चल गया मेरे वोट का मूल्य क्या है, एक वोट के अंदर सरकार भी चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये सक्रियता तो, यह एक्टिव तो है, यानी लोग क्या हो गए, जनता क्या हो गई, एक्टिव हो गए। और एक्टिव करने का काम किसने किया, जातिवाद ने, क्योंकि जातिवाद संगठन बने हुए हैं। उन संगठनों ने, उन जो संगठन के नेता थे उन्होंने अपनी जाति को शिक्षित कर दिया। बस पहले तो क्या था, सभी का जिम्मेदारी सरकार के पास थी, अब सबको इतना जागरूक करना, शिक्षित करना मुश्किल था। अब क्या है, उन जिम्मेदारी उन जातिगत नेताओं ने ले ली, बस उन संगठन ने जिम्मेदारी ले ली, और वो क्या करते हैं, अपनी अपनी जाति को शिक्षित करते हैं, अपनी अपनी जाति को राजनीति का ज्ञान करवाते हैं, सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में। तो वो धीरे धीरे क्या है, सभी जाति क्या होने लग गई, जागरूक होने लग गई। अगर मैं इसके तहत और बात करूं
जिसमें जातियों में एकता बढ़ी, राजनीति में जागरूकता ही, राजनीति सक्रिय हो गई। अब मैं अगर आगे नेक्स्ट आपको एक बात इसके अंदर बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर का। देखो, जो जातियां बिखरी हुई थी, जातियां बिखरी हुई थी इसका मतलब ये अलग अलग स्थान पर स्थित थी, अलग अलग स्थान पर निवास कर रही थी। अब बिखरी होने के कारण क्या हुआ था, वो शक्तिहीन थी। क्या थी? शक्तिहीन। शक्तिहीन का अर्थ होता है उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। क्योंकि आपने देखा है ना, जब लकड़ियां बिखर जाता है तो उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब वो एक गट्ठर के रूप में काम आ जाता है, उसको बांध दिया जाता है सभी लकड़ियों, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। ये आप कहानी बचपन में क्लासों में पढ़ चुके हो, छोटी क्लासों के अंदर। ये प्रक्रिया यहाँ पर है, क्यों? जाति बिखरी हुई थी, अलग अलग क्षेत्र में निवास करती थी, यानी कोई एकता नहीं थी, गठबंधन नहीं था, जुड़ी हुई नहीं थी आपस में। ऐसी स्थिति में वो कमजोर थी। क्या थी? कमजोर थी, शक्तिहीन थी। लेकिन इस जातिवाद ने क्या किया, इन सभी, ये पढ़ चुके हैं हम, एकता बड़ी, इसका मतलब जातिवाद ने क्या किया, सब अपनी जाति को इकट्ठा कर दिया। क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब अब वो जो जाति बिखरी हुई थी वो अब एक हो गई। एक हो गई तो जो शक्तिहीन थी वो क्या हो गई, अब शक्तिशाली। अब वो कमजोर नहीं रही, मजबूत हो गई। इसका मतलब सभी जातियां वर्तमान में क्या है, मजबूत हो चुकी है, शक्तिशाली हो चुकी है। और इसका एक कारण यही है भी जातिवाद है। क्योंकि जाति का पहले वो बिखरी हुई थी, कोई संगठन नहीं था, कोई एकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही जातिवाद पनपा, अपने जाति के प्रति हम सक्रिय हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब उस जाति में एकता बढ़ चुकी है, वो एक हो चुकी है, अब वो बिखरी नहीं रही। जब तक वो बिखरी थी तब तक तो वो शक्तिहीन थी, कमजोर थी। ठीक है, किसी प्रकार का उनका निर्णय में कोई योगदान नहीं था, उनके वोट का कोई मूल्य नहीं था, उनको कोई पूछता तक नहीं था। जब उनका राजनीति में योगदान ही नहीं है, उनका वोट का कोई मूल्य नहीं है, तो उनका विकास कहाँ से होगा? उनका विकास बिल्कुल रुका हुआ था। वो एक मित्र को निवन जाती थी, वो निवन ही हो रही थी, बिखरी हुई थी, इसका मतलब वो कमजोर थी और कमजोर हो रही थी, क्योंकि अन्य जो जातियां थी वो उन पर हुकूमत जमाती थी। ठीक है, जो बहुसंख्यक थी ना, जो एकता में थी, वो बिखरी हुई जातियों पर हुकूमत जगाती थी, उनका शोषण करती थी। लेकिन जैसे ही ये जातिवाद आया, जातिवाद के जातिगत के रूप में संगठन बन गए, वर्ग, यानी बड़े बड़े जो संस्थाएं की स्थापना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वो क्या होगी, एक होगी, उनके विचार मिल गए आपस में, एकता में आ गई, वो संगठित हो गई। और जैसे वो संगठित हुई, अब वो क्या होगी, ये शक्तिशाली हो गई। अब वो अन्य जातियों का शोषण नहीं होने देती, अन्य जातियों से अब उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। उनका राजनीति में योगदान बढ़ चुका है। तो जब वो बिखरी हुई थी तो उनका कोई प्रतिनिधि जीत नहीं पाता था, क्योंकि वोट एक साथ एक स्थान पर नहीं जाते थे। लेकिन जैसी जैसी वो एकता में संगठित हुई, अब उनका उम्मीदवार भी जीतने लगा और जीतकर सरकार के अंदर प्रतिनिधि के रूप में जाने लगा। यानी अब सरकार में उनका भी योगदान हो गया। अब वो कानून जो निर्णय बनने लगे उन जातियों के लिए भी बनने लगे जो पहले कमजोर थी। अब उनका जैसे निर्णय कानून जो बनने लगे, जातियों के लिए बनने लगे, तो वो जाति क्या होने लगे, विकास करने लग गई, मजबूत हो गई, शक्तिशाली हो गई। यानी ये भी इसका एक लाभ कह सकते हो आप। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़े। एक व्यक्ति था, उसकी बात करते थे हम, रुडोल्फ तथा रुडोल्फ। इसने एक, इसके लाभ में, जो जातिवाद के जो लाभ है उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया था अपना। देखो, ये जो व्यक्ति होते हैं इनका नाम ही याद करना होता है, परिभाषा याद करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो जातिवाद के लाभ, ठीक है, उसका महत्व पढ़ रहे हो। तो उसका मतलब अगर इस टॉपिक में ये व्यक्ति आया तो ये बात महत्व की कहेगा, अलग थोड़ी कहेगा, बोला ना। यानी जब मैं आपको राजनीति पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो बात कहूँगा वो राजनीति के बारे में कहूँगा, सिंपल सी बात है। अगर ये व्यक्ति राजनीति के टॉपिक के अंदर महत्व में आया, लाभ में, इसका मतलब ये इसकी जो परिभाषा होगी, उसके जो स्टेटमेंट होगा वो लाभ के बारे में होगा, महत्व के बारे में होगा। देखो, उसने एक बात कही थी, इसने कहा था जो जातिवाद है, राजनीति में जो जातिवाद है, इसने जाति के पद सोपान को तोड़ दिया है। जाति के पद सोपान की एक व्यवस्था होती है, तोड़ दिया है। अब होती क्या, बता देता हूँ आपको।
इसी कारण क्या हुआ, यानी पद सोपान को तोड़ दिया और जाति के सदस्यों में समानता पनपी है। ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ यानी रुडोल्फ तथा रुडोल्फ, इन्होंने एक बात कही थी कि जो जातिवाद है इसने जो जाति के अंदर पद सोपानिक जो व्यवस्था होती है उसको तोड़ दिया है। इसी कारण जो जाति के सदस्य है उनके अंदर क्या हो चुकी है? समानता हो चुकी है, यानी अब वो ऊंच नीच नहीं रही। समानता का तो होता है भी, तो भी बराबर हो चुके हैं। देखो पद सोपानिक व्यवस्था क्या होता है? पद सोपानिक व्यवस्था ये होती है कि एक ही जाति में एक उच्च जाति होती, उच्च वर्ग होता है, यानी जाति के अंदर एक उच्च होता है, हम वर्ग कह देते हैं या जाति कह सकते हैं, और इसी के अंदर एक निम्न जाति भी होती है, यानी जो उच्च जाति के, जो एक ही जाति एक ही है, ठीक है, उसी के अंदर एक उच्च वर्ग से संबंधित हो गया, एक निम्न वर्ग से संबंधित हो गया। ये पद सोपान है, क्योंकि ये इसको हुक्म देता है, इस पर ऑर्डर चलाता है, ठीक है। ये पद सोपानी व्यवस्था होती है। सबसे, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जो कर्मचारी होते हैं, सबसे ऊपर के कर्मचारी, उसके नीचे के कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, फिर उसके नीचे के होते हैं, यानी एक पद सोपानी की व्यवस्था है। जो ऑर्डर आते हैं, जो आदेश आते हैं, वो ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, वो अपने नीचे के अधिकारी को ऑर्डर देगा, आदेश देगा, और जो रिपोर्ट जाती है वो नीचे से ऊपर तक जाती है, यानी नीचे का जो अधिकारी है वो अपने उच्च अधिकारी को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा, यानी ये होती है पद सोपानिक व्यवस्था। तो इस ऊंच नीच को इस जातिवाद ने तोड़ दिया, यानी पद सोपानिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। और अब क्या हो चुकी है? अब इन सदस्यों में समानता आ चुकी है, अब वो एक हो चुके हैं, यानी कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहा। क्योंकि आप देखते हो एक ही समाज के अंदर, एक ही जाति में भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। जाति के अंदर भी कुछ लोग उच्च वर्ग, उच्च से संबंधित होते हैं, उच्च जाति या उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं, और कुछ उसी जाति के अंदर कुछ लोग होते हैं निम्न होते हैं, यानी निम्न जाति से संबंधित होते हैं, निम्न वर्ग से संबंधित होते हैं। ये जो पद सोपानिक व्यवस्था है, क्योंकि उच्च जो वर्ग होता है वो निम्न वर्ग को अपना आदेश देता है, इसका मतलब भेदभाव तो हुआ ना समाज के अंदर, जाति के अंदर। इस भेदभाव को इस जातिवाद ने तोड़ दिया, और इसके तहत क्या आ गई? अब जाति के जो सदस्य हैं उनमें समानता आ चुकी है, यानी वो एक हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, अगर नेक्स्ट मैं इसको कहूं उसी के आधार पर है, तो जो जातिवाद है, जातिवाद ने जाति के सदस्यों को एक सूत्र में पिरो दिया। इसका मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं रहा, सब एक हो चुके हैं, एक सूत्र में पिरो दिया, ये भी हम कह सकते हैं। ये भी महत्व ही है ना, इसका लाभ ये है, एक सूत्र में, यानी एकता में ले आए उसको। हम एकता की बात कर चुके हैं, लेकिन ये भी एक टॉपिक आगे, एक विशेषता महत्व बता सकते हो आप भी। पूरी जाति उसने एक सूत्र में पिरो दिया, ठीक है, यानी उसको एकता में ले आए, भेदभाव क्या हो गया? समाप्त हो गया, और क्या हो गई? उस जाति में एकता आ गई, एकता आ गई। और जब एकता आती है, पता ही है आपको, जाति मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो पहले तो क्या था, वो उनमें भेदभाव था, बिखरी हुई थी, आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन जैसे ही जातिवाद है, उसने उसको एक सूत्र में पिरो दिया, सबको बराबर पर ले आए, सबको समानता पर ले आए। देखो ये जो अपने जो लाइनें पढ़ रहे हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे राजनीतिक एकता हुई, पहले बिखरी हुई थी, शक्तिहीन थी, फिर एकता हुई, तो इसका मतलब जातिवाद के द्वारा एकता हो गई, यानी लोग एक सूत्र में पिरो चुके हैं, समानता आ चुकी है। इसी कारण लोग राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिए, क्योंकि राजनीतिक जागरूकता बढ़ गई है। अब राजनीति में भाग लिया, इसका मतलब वो सक्रिय हो चुके हैं। अब सक्रिय हो चुके हैं, इसका मतलब वो शक्तिशाली हो चुके हैं। अब उनका राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर निर्णय होने लग गए हैं, उनके प्रतिनिधि सरकार में पहुंचने लग गए हैं, उनकी बात सुनने लगे हैं। पहले उनकी बात कोई नहीं सुनता था, उनका विकास होने लगा है, वो डेवलप होने लगे हैं। यानी कहने मतलब ये जो आप बातें लिखते हो ना, ये एक ही क्रम में होती है, इनको ज्यादा आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको एक शब्द आपने पकड़ लिया ना, उसको आगे से आप क्या कर सकते हो? क्रम जोड़कर आप उसके टोटल जो महत्व है, उपयोगिता है, जो उसके लाभ है, वो लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम हाँ एक बात कर सकते हैं, अभी जातिवाद के कारण
तो समाज है, उसमें समाज में यानी सांस्कृतिक परिवर्तन आया है। सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे आया है? देखो, हम परंपरागत रूप में देखें, जैसे आप फिल्म में देखते हो, आप कोई बुक्स पढ़ते हो, उसके अंदर क्या होता है, परंपरागत रूप से कुछ बातें बताई जाती है, कुछ दिखाई जाती है, आपको प्रूफ करवाया जाता है कि पहले ऐसे था, उसके बाद ऐसे परिवर्तन है, क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील है, ध्यान रखना। और आपको यही बता देता हूँ, जो आर्ट्स के विषय पढ़ते हो, चाहे आप राजनीतिक पढ़ते हो, अर्थशास्त्र पढ़ते हो, चाहे आप समाजशास्त्र पढ़ते हो, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, सब एक सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। सब क्या है? सामाजिक, यानी समाज से संबंधित है। तो मतलब यहाँ पर राजनीति पढ़ रहे हो तो ये भी क्या होता है, समाज से संबंधित होता है, समाज में परिवर्तन होता है। और आप ध्यान रखो, समाज एक परिवर्तनशील होता है, समाज में कभी भी स्थिर नहीं रहता। हमें संविधान में संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। अगर समाज परिवर्तनशील है, इसका मतलब परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती है तो हमें कानून को भी बदलना पड़ता है, संविधान को भी चेंज करना पड़ता है। तभी तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। चलो हम बात करते हैं समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होता है। देखो, पहले समाज में क्या था? भेदभाव था, यानी एक उच्च जाति थी और एक निम्न जाति थी। उच्च जाति का जो खान पान था, जो उनका रहन सहन था, या जो उनके रीति रिवाज थे, रीति रिवाज, वो इनसे भिन्न थे। इनके खान पान से, हम छोटा उदाहरण ले लेते हैं, इसके रहन सहन से, क्योंकि संस्कृति वो होती है जो खान पान, रहन सहन, जो उनके विचार होते हैं, ये सारी ये संस्कृति है। आप कह सकते हो उनके विचार, ठीक है, इनके रीति रिवाज, ये सब क्या थे? ये तो इनका खान पान उच्च था, इनका रहन सहन भी उच्च था, उनका पहनावा था वो भी अलग था, इनसे अलग था। उनके रीति रिवाज इनसे उच्च थे, उनके जो विचार थे वो उच्च थे, यानी इनसे अलग थे। इनका जो विचार, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, जो पहनावा था, जो बोलचाल की विचार थे, जो उनका रहन सहन था, ठीक है, जहाँ पर ये रहते थे, ये सब भेदभावपूर्ण था। यानी इनका विचार थे वो निम्न थे, इसके उच्च थे। लेकिन जातिवाद ने इसको समाप्त कर दिया। कैसे कर दिया? देखो, जब एक जाति ने क्या किया, जातिवाद को अपनाया, इसका मतलब वो एकता में आ गई। एकता में आने के कारण अन्य जातियों ने जब इसको महसूस किया कि जब ये जाति एकता में आकर, इकट्ठी होकर अपना विकास कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कि जब कोई व्यक्ति अपना विकास करता है, जब वो एकता में आ जाता है, उनका विकास होता है, डेवलप होता है, तो दूसरी जाति उससे शिक्षा तो लेती है ना। तो जब वो अपना एकता में आकर विकास कर सकते हैं, घर में नहीं बोलते कई बार, वो परिवार है वो एकता में रहता है, शांतिपूर्वक रहता है, तो उनका विकास होता है, तो हमें वैसे रहना चाहिए। इसका मतलब ये अनुकरण की बात होती है। किसकी बात होती है? अनुकरण की। अनुकरण होता है जैसा वो करे वैसा ही मैं करूंगा, यानी वैसे ही चलना। तो क्या हुआ, निम्न जाति ने उच्च जाति के इन सभी का अनुकरण कर लिया। क्या कर लिया? अनुकरण, यानी अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर अब इसको अपना लिया, इसका मतलब ये खान पान करते थे वो ये करने लगे, इनका रहन सहन इनके बराबर हो गया, इनका जो पहनावा था वो भी ये पर पहनने लगे, उनके रीति रिवाज को अपनाने लगे, उनके विचारों को अपनाने लगे। जब देखो, भेदभाव होता है इनके कारण। भेदभाव किसके कारण होता है? इनके कारण। जब ये सारे निम्न जाति भी अपनाने लग गई तो भेदभाव भी समाप्त हो गया। तो पता नहीं चल रहा था कौन उच्च जाति का कौन निम्न जाति का। वैसे ही खान पान है, वैसे ही रहन सहन है, वैसे ही पहनावा है, वैसे ही विचार है। समझ रहे ना बात? इसका मतलब जो ये भेदभाव था समाज के अंदर, ऊंच और नीच का, वो क्या हो गया? इस जातिवाद के कारण समाप्त हो गया। अब सभी जाति एक लगने लग गई। क्योंकि पहले मान लो आप अलग ड्रेस पहनते हो, मैं थोड़ा निम्न जाति का, मेरी अलग है, तो पहचान हो जाती थी भी ये व्यक्ति उच्च जाति का, ये निम्न जाति का है। लेकिन अगर मैं भी आपका अनुकरण करूं, आपकी तरह ही क्या कर लूं, कपड़े पहन लूं, आपके तरह ही मैं रहना शुरू कर दूं, आपके तरह ही मैं अपने बोल विचारों को बदल लूं, आपके तरह ही मैं पहनावा करूं या खान पान करूं, रीति रिवाज को अपना लूं, तो फिर आप में और मेरे में कोई जल्दी सी अंतर नहीं कर सकता था ये कौन उच्च जाति का कौन निम्न जाति का। इसका मतलब सभी एक लगने लग गए लोग। स्कूल के अंदर ड्रेस लगाई जाती है ना, स्कूल ड्रेस लगती है, उसका रीजन यही होता है कि वहाँ पर अमीरी गरीबी का भेदभाव समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर अब ड्रेस न लगे तो कुछ लोग तो बहुत जो अमीर होते हैं वो अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, गरीब होंगे वो निम्न कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे। तो इसी स्थिति में क्या होता है, बच्चों में भेदभाव हो जाता है, बच्चों में कुछ ना कुछ अलगाव की भावना हो जाती है। अलगाव यानी उच्च जाति वाले अपना अलग संगठन बना लेते हैं, निम्न जाति वाला अलग बना लेते हैं, यानी वो फिर अलग हो जाते हैं, दोनों में अलगाव आ जाता है। इसी को दूर करने के लिए क्या है, स्कूल ड्रेस को अपनाया जाता है ताकि सभी एक दिखे। और ये प्रक्रिया यहाँ पर आ गई।
जब जातिवाद आया ये भी एक हो गए, और इन्होंने क्या किया, इन जातियों के विचारों को, खान पान का अनुकरण करना शुरू कर दिया, और वैसे ही अनुकरण किया, वैसे इस उच्च और निम्न जाति का जो भेदभाव था वही क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये समाप्त हो गया, इसका मतलब एक सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई ना। भेदभाव होती है समाज में, सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी बात होती है समानता। आप ये मौलिक अधिकार में पढ़ चुके हो, समानता और स्वतंत्रता, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भाषा से संबंधित हो। जब ये देखो जातिवाद ने इस भेदभाव को समाप्त कर दिया, इसका मतलब देश की सबसे बड़ी समस्या को इसने दूर कर दिया। इसका महत्व है या नहीं, लाभ है या नहीं, ये तो इसका महत्व है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आप उपयोगिता कह सकते हो, लाभ कह सकते हो, ठीक है, फायदे कह सकते हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये आप ना साथ साथ में नोट करते रहा करो। साथ साथ में जो पॉइंट होता है वो, जो फैक्ट में आपको कहते हैं ना, वो फैक्ट साथ साथ में लिखते रहा करो। देखो इसके अंदर मैं आपको एक ये बता देता हूँ। देखो मैं पॉइंट नहीं लगा रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या होता है भूल जाते हैं, अभी क्या पता है पहला दूसरा तेज होता। तो आप जब भी इसको नोट करो ना, जब भी आप देखो, क्योंकि आपको मेन क्या है, अब आपके पास टाइम है, जैसे आप क्लास देखते हो तो एक बढ़िया तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हो। आपको नोट्स ये तैयार नहीं करना कि सिर्फ मेरे को +2 के अंदर एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं, वो तो लेने ही लेने हैं, साथ में हमें एक अपनी लाइफ का बढ़िया तरीके से अच्छे रास्ते पर भी लेके जाना है हमें। क्योंकि आपको बता देता हूँ, +1 और +2 होता है ना, वो किसी भी एग्जाम का बेस होता है। आगे आप जैसे कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, पुट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। उसका मतलब ये नोट्स जो आप बना रहे हो वो आपका ये नहीं है सिर्फ अभी तो अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए इसी साल का, ये आपको लंबे टाइम तक लेके जाना है, और एक अच्छे तरीके से आपको एक मतलब अपने जीवन को कामयाब करना है, या उस पोस्ट तक पहुंचाना है जहाँ पर आपका उद्देश्य है। और वो तभी पहुंचोगे जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। ऐसा नहीं है हम ऊपर तो, अगर मान लो हमें दीवार पर चढ़ना है या ऊपर छत पर चढ़ना है तो हम सीधे पहुंच जाएंगे, यानी हमें पौड़ियों से स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जैसे ही मैं लिखता हूँ ना पॉइंट के अंदर, आप नोट्स बना लिया करो, मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार इसके अंदर लिख लिया करो आप। और एक आपको बता देता हूँ, चाहे मैं आपको कितना ही करवाऊँ, कितना ही आपको लिखवा दूँ, ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे, आप अपनी फेयर कॉपी में आप उसको नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको है, मेरे को नहीं। थोड़ा ध्यान रखा करो। देखो एक आपको बता देता हूँ, होता क्या है, देखो बहुसंख्यक होता है, बहुसंख्यक वो होता है जो संख्या में ज्यादा होती है। बहुसंख्यक जाति क्या होती है, जो संख्या में ज्यादा होती है। एक होता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जाति वो होती है जो संख्या में कम होती है, ठीक है। होते हैं ना कई जाति की संख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, कई जाति ऐसी होती है जिनकी संख्या कम होती है। अब क्या हुआ, जो बहुसंख्यक जाति थी, संख्या में ज्यादा थी, उन्होंने क्या किया, इनका शोषण करना शुरू किया, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा थी, ये कम थी, तो इनका क्या करने लग गए, शोषण करने लग गए। अब ये पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं अभी जातिवाद के महत्व क्या है, जातिवाद की उपयोगिता क्या है। देखो यहाँ पर भी जातिवाद की उपयोगिता प्रूफ हो रही है, कैसे हो रही है। अब इनका शोषण करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही अल्पसंख्यक जाति एकता में आ गई, यानी जागरूक हो गई, आप कह सकते हो सक्रिय हो गई, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये भी शक्तिशाली हो गई, ये भी क्या हो गई, शक्तिशाली। क्योंकि पहले ये क्या थी, बिखरी हुई थी, अल्पसंख्यक थी, एकता में नहीं थी। इसका मतलब अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती थी, तो अलग अलग क्षेत्रों में उनका शोषण हो रहा था। उनका कोई एक संगठन नहीं था जो शोषण के विरुद्ध मांग उठा सके, क्योंकि जब भी कोई शोषण होता है ना, तो उनका एक संगठन होता है, वो क्या करते हैं, मांग उठाते हैं, हड़ताल करते हैं, धरने देते हैं। जैसे व्यापारी संघ है, अगर व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो तो सारे व्यापारी एक हो जाते हैं। इसी प्रकार के जाति के आधार पर संगठन नहीं था, संगठन नहीं था तो ये बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक के क्या करते थे, शोषण करते थे, उस पर अत्याचार करते थे। लेकिन जैसे जातिवाद पनपा जैसे ही जातिवाद पनपा, जातिवाद के कारण उनमें क्या हो गई, एकता आ गई, जागरूकता आ गई, सक्रिय हो गई, इसका मतलब बहुत शक्तिशाली हो गई। अब जब ये शक्तिशाली हो गए तो उनके शोषण, जब ये शोषण करते हैं तो उनका मुकाबला करने लग गए ये, तो समझे क्या, समझे भी, इससे शोषण से मुक्ति मिल गई, शोषण से मुक्ति। अब ये बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक का शोषण नहीं कर सकती, क्योंकि अब अल्पसंख्यक भी क्या हो गई, एकता में आ चुकी है, शक्तिशाली हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है। बात समझे ना। पहले तो ये एक जातिवाद नहीं था, अलग अलग थी, बिखरी हुई थी। अब बस मैंने कहा ना, ये सारे स्टेप एक साथ ही चलते हैं। बिखरी हुई थी, अलग अलग थी, ऐसी स्थिति में वो कमजोर थी, शक्तिहीन थी, और बहुसंख्यक उन पर आराम से शोषण कर सकता था।
अगर किसी जाति का शोषण हो रहा है तो उनको संगठन नहीं था, वो किसको कहे जाकर, किसको कहे भी ये मेरे का शोषण कर रहा है, मेरे पर अत्याचार कर रहा है, इसके छुटकारा पाया जाए। लेकिन जैसे ही संगठन बना, उनका संघ बन गया, अब वो आसानी से इनके विरुद्ध मांग उठाने लग गए, डिमांड उठाने लग गए भी इस शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। अब जो बहुसंख्यक है वो भी देखो, जब आगे एकता में सभी इकट्ठे खड़े हुए हैं तो ये जाति को हिम्मत नहीं पड़ती उनका शोषण करें, उन पर अत्याचार करें, क्योंकि आगे भी एकता में है और एकता में शक्ति होती है। इसी कारण जो अल्पसंख्यक पहले शोषण युक्त जाति थी, अब वो शोषण विहीन जाति हो गई जातिवाद के कारण, यानी इसका मतलब उनका शोषण क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। और रुडोल्फ की मैं आपको जो स्टेटमेंट बता ही चुका हूँ कि यही था कि जो पद सोपानी पहले व्यवस्था थी, अब वो वर्तमान में क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। हम और बात करें इसके अंदर तो हम कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि जातिवाद के कारण लोकतंत्र के सिद्धांत सफल हुए। आप कह सकते हो जातिवाद के कारण देश का विकास हुआ। आप कह सकते हो जातिवाद के कारण देश में एकता बढ़ी। आप कह सकते हो जातिवाद के कारण देश में समानता आई। आप कह सकते हो जातिवाद के कारण भेदभाव समाप्त हुआ। कहने का मतलब ये तो सब कुछ है, इसमें अलग है क्या, ये सारे जब आपको लिखी महत्व रहे हो तो उसके अंदर आप उसकी आलोचना थोड़ी कर दोगे, अन्य थोड़ी लिख दोगे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय होते हैं ना, बहुत फिलोसफर होते हैं, बहुत दार्शनिक होते हैं। हमें एग्जाम में प्रश्न आ जाता है ना, चाहे कुछ भी ना आता हो तो भी 4 पेज भराते हैं उसका, क्या पता क्या लिख के आते हैं। इसका मतलब दार्शनिक तो हमारे अंदर पहले ही भरा हुआ है, भगवान से हमें गॉड गिफ्टेड है, दर्शन के रूप में, अपने विचारों के रूप में। कितने विचार दिला देते हमसे, बहुत लिख देते हैं। तो जब आपको इतना विचार आपको आता है, क्योंकि आप भारतीय हो, तो इतनी बातें तो लिख ही सकते हो। आपको तो मेन ये याद रखना है भी आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो महत्व जातिवाद का, जातिवाद का महत्व, उसके लाभ, बस इतना अगर आपके दिमाग में है, बाकी तो आप क्या करोगे, उसके महत्व की बात करोगे, उसके लाभ की ही बात करोगे, अलग सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा जातिवाद के कारण लोकतंत्र के सिद्धांत सफल हुए, क्योंकि लोकतंत्र के सिद्धांत है क्या, लोकतंत्र डेमोक्रेसी ये कहता है कि उसके सिद्धांत तभी सफल होंगे जब जनता की भागीदारी होगी। और इस जातिवाद ने जैसे ये राजनीति में आई, यानी राजनीति का जातिकन हुआ, जाति का राजनीतिकन हुआ, इसके कारण क्या हुआ, लोगों में सक्रियता हुई, राजनीतिक योगदान बढ़ा, राजनीतिक जागरूकता हुई। और ये जाति जो राजनीति से पहले अनभिज्ञ थी, अब वो राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके कारण राजनीति में जैसे ही भाग लेना शुरू किया तो हमारी राजनीति क्या होगी, मजबूत हो गई। अब राजनीति में परिवर्तन की मांग उठने लगी। अगर कोई राजनीति में ऐसा कानून, देखो मान लो व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे विरुद्ध है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं वो हमारे विरुद्ध है तो हम उसका विरोध कैसे करेंगे। और वो पता हमें उसका मालूम तभी पड़ेगा जब हमारा राजनीति में कुछ ना कुछ योगदान हो गया, राजनीति के बारे में हम जानेंगे, जागरूक होंगे। तो इसी ने क्या कर दिया, राजनीति के रूप में लोगों को जागरूक कर दिया। अब उनका लोकतंत्र का, उन सिद्धांतों का, उन संविधान का व्यवस्थापिका गलत यूज नहीं कर सकती। अगर उसका गलत उपयोग करती है तो जनता क्या कर देगी, जनता को मालूम पता चल जाएगा, पता चलेगा ना जनता को, क्योंकि वो राजनीति में भाग ले रही है, सक्रिय हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। तो वो क्या करेगी, उसका विरोध करेगी, तो सरकार को मजबूरन उसको बदलना पड़ेगा। इसी कारण हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत क्या हो रहे हैं, सफल हो चुके हैं इस जातिवाद के कारण देश में विकास हुआ। क्योंकि जब जनता का विकास होगा और जनता से मिलकर ही तो देश बनता है, क्या देश ऐसे ही बन जाता है। आपने +1 के अंदर पढ़ा है, जो राज्य होती है उसकी 4 आवश्यकता पढ़े आपने, क्या पढ़ा है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसका मतलब जनसंख्या भी जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है देश में। ऐसा नहीं होता मैं कहता हूँ कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, एक सिंपल आदमी हूँ, मेरा देश के निर्माण में क्या योगदान है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति से जुड़कर ही तो देश बनता है। ठीक है। जब उस व्यक्ति का, उस जाति का विकास होगा तो देश का भी क्या होगा, विकास होगा, उससे एकता बढ़ी। ये चीज को तो हम कर चुके हैं। हम कहते हैं उसके कारण देश में समानता हुई, इस चीज को भी हम कर चुके हैं। और जातिवाद के कारण भेदभाव समाप्त हुआ, यानी जब समानता आ गई तो भेदभाव तो समाप्त हो गई होगा।
आप कह सकते हो बिखरी हुई जाती थी वो अब एकता में आ गई, अब एक हो चुकी है वो, यानी ये इसके महत्व है, इसका लाभ है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है। देखो जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो ये आएगा, जातिवाद के कुछ नुकसान या हानि। जातिवाद का हानि की, पहले तुमने लाभ की बात की थी, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, हानि की बात करनी है। अरे जातिवाद से भी देश के अंदर बहुत नुकसान हो रहा है। बस सिंपल सी बात करूं, मैं पहला कह दूं, जातिवाद के कारण, जातिवाद के कारण दो जातियों में, यानी जातियों में आपस में क्या हो रहा है, जातियों में आपस में संघर्ष हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? क्योंकि जातिवाद क्या होता है, जातिवाद वो होता है, वो कहता है कि मेरी जाति को सब कुछ मिले, कोई विस्थापिका कानून बनाए तो उसी जाति के लिए बने, विकास हो तो उसी जाति का हो। तो कहने का मतलब है इसके कारण वो अपनी जाति को उच्च मानता है और अन्य जो जाति है, अन्य जाति है उसको वो नीमन मानता है। इसके कारण इनके मध्य भेदभाव होता है, इनके मध्य क्या हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, आपस में संघर्ष होता है। तो क्या संघर्ष होने से देश का फायदा होगा क्या? इससे तो देश को नुकसान होगा, देश की एकता को नुकसान होगा, सिर्फ झगड़े बढ़ेंगे, संघर्ष बढ़ेंगे, तोड़फोड़ बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं ये कह देता हूं, जातिवाद के कारण संकीर्ण भावना होती है, व्यक्ति की क्या हो जाती है, संकीर्ण भावना। संकीर्ण होती है, वो कम सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचता है। कोई व्यक्ति देश के, भैया मैं यहाँ एक लाइन और लिख देता हूं, देशभक्ति, ठीक है, या राष्ट्रवाद की भावना, भावना को आघात लगता है। तो कितना सिंपल है, इनके साथ ही जुड़ा हुआ मैटर है ये, क्योंकि इससे जातिवाद संकीर्ण हो जाता है, व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचने लग जाता है, उसको अन्य अपने देश से कुछ लेना देना नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, इससे देश को फायदा और नुकसान होगा। बस वो तो ये कहता है कि जो कानून बने वो उस जाति के लिए ही बने, जो विकास हो वो उसी जाति का हो, देश चाहे पूरी बाढ़ में जाए उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी देश के बारे में वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ जाति के बारे में सोचने का टाइम मिलता है, देश के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती उसको। तो उसके कारण ये नुकसान ही तो हो रहा है, हमारे जो अंदर देशभक्ति की भावना है, हमारे राष्ट्रवाद की भावना है, वो तो खत्म हो रही है। इसके कारण हमारे देश को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पूरे देश की एकता नहीं बन रही, सिर्फ जाति की एकता बन रही है। अब मान लो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, भारत एक विभिन्नता वाला देश है, यानी बहुत ज्यादा जातियां पाई जाती है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा जातियां पाई जाती है, सभी जाति ने गुट बना लिए, तो इसका मतलब देश के अंदर तो बहुत ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं, देश के अंदर तो बहुत गुट बन चुके हैं, संगठन बन चुके हैं। अब इस सभी संगठनों की बात सरकार कैसे मानेगी भाई? तो जातिवाद तो क्या होता है, उसके अंदर जातिगत गुट बनते हैं और वो सरकार पर दबाव बनाते हैं भी उनके पक्ष में निर्णय लिया जाए। अब अगर वो सभी की बात मानने लग जाएगी तो फिर वो तो पूरा राजनीति है, प्रशासन है, वो तो जाति के आधार पर चलने लग जाएगा। देश की विकास के बारे में तो कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचेगा। तो जाति के आधार पर कानून बनने लग जाएंगे और जाति के आधार पर निर्णय लेने लग जाएंगे। ठीक है, इसके कारण देश को, हमारी एकता को नुकसान होता है। आप लिख सकते हो, इससे क्या होता है, देश की एकता को नुकसान होता है, देश की एकता को नुकसान होता है। आप ये लिख सकते हो भी, इससे जातियों का आपस में विश्वास खत्म हो जाता है, एक दूसरे विश्वास नहीं करते, वो विश्वास नहीं करते तभी तो एकता खत्म होती है, विश्वास खत्म हो जाता है। बस एक दूसरे विश्वास नहीं करते, सहयोग नहीं करते, इसका मतलब इससे सहयोगिता की भावना खत्म हो जाती है, सिर्फ संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। जब संघर्ष होता है तो पक्की बात है सार्वजनिक संपत्ति को हानि होती है, सार्वजनिक संपत्ति को हानि, क्योंकि संघर्ष होते हैं, हड़तालें होती है, तोड़फोड़ होती है, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक संपत्ति को हानि होती है। हमारे जो सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, जैसे रेलवे है, सड़कें हैं, और भी बहुत से सार्वजनिक स्थल वो होते हैं जिसका एक निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरे समाज का अधिकार होता है, तो उनको फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं, धरने देते हैं, हड़तालें करते हैं। इसके कारण हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको भी नुकसान होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो देश का विकास है, आप कह सकते हो देश का विकास रुक जाता है, देश का विकास रुक जाता है, यानी देश का विकास नहीं हो पाता। यानी सिंपल सी बात, देखो मैंने एक ही बात को लेकर यहाँ पर 8 बातें, आपको 8 विशेषताएं लिख दी उसकी हानि की। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था, जब आप एक बात पकड़ लोगे ना, तो अगर उसको क्रम से लेके चलोगे, एक साथ के एक से एक साथ दूसरे के साथ जोड़ते हुए चलोगे, तो आप टोटल उनकी हानियां, चाहे वो महत्व है, चाहे उसकी विशेषता है, वो पूरी
कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस जातिवाद की हानि के बारे में कुछ व्यक्तियों को स्टेटमेंट है वो बता देता हूँ आपको मैं। देखो तो एक जो डी आर गाडगिल थे, डी आर गाडगिल ने एक बात कही थी कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। क्योंकि प्रजातंत्र क्या कहता है, प्रजातंत्र लोकतंत्र ये कहता है सभी व्यक्तियों में समानता होगी, सभी व्यक्तियों में क्या होगी, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी। लेकिन जैसे ही जातिवाद आएगा वैसे ये समानता वाला मैटर खत्म हो जाता है, भेदभाव शुरू हो जाता है। इसका मतलब प्रजातंत्र के विकास को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ये कहा था गाडगिल ने। उसके बाद आता है आरसी वादम, एक डॉक्टर आरसी वादम थे, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि भविष्य में जातिवाद के फायदे हो या नहीं हो ये किसने देखा है, फ्यूचर के अंदर भविष्य में हो सकता है जातिवाद के फायदे भी हो जाए, ये नहीं देखा। लेकिन वर्तमान में अगर उसको देखा जाए, आज उसको देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी हानि है, यानी बहुत ज्यादा देश को नुकसान हो रहा है। ये कहा था आरसी वादम ने। गाडगिल ने तो ये कहा था कि जातिवाद का जैसे ही प्रभाव बढ़ा वैसे हमारे प्रजातंत्र के जो सिद्धांत है वो असफल हो चुके हैं, यानी प्रजातंत्र को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके सिद्धांतों को, उसके विकास के अंदर रुकावट पैदा हो रही है। लेकिन आरसी वादम ने ये कहा था भी हो सकता है हमारा जातिवाद से फायदा हो, वो तो भविष्य की है, फ्यूचर का कोई पता नहीं, हो सकता है फायदे भी हो नुकसान भी। चलो मान लेते हैं, आरसी वादम ने कहा चलो मैं मान लेता हूँ कि जातिवाद का भविष्य में फायदा होने वाला है, देश में एकता बढ़ने वाली है, देश का विकास होने वाला है। लेकिन मैं अगर आज की बात करूं, आज मैं जातिवाद को देखूं, वर्तमान में अगर देखूं, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो जातिवाद के कारण हो रहा है। ये बात ये थी आरसी, इसका मतलब वर्तमान में तो नुकसान हो रहा है ना, तो ये नुकसान हो रहा है, वो हानि ये है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम कुछ अभी तक हानियां और पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, और हानि के बाद जैसे ही हमने ये, वैसे तो आपको मैंने बता दिया भी आपको एक कर्म ही रखना है, यानी जो आपने उसके लाभ पढ़े थे उसको उल्टा कर दो, वो हानि हो जाएगी। ठीक है, जातिवाद के कारण क्या हुआ, संघर्ष हुआ, आपस में तनाव बढ़ा, आपस में जो समानता होगी वो समाप्त हो गई। ठीक है, भेदभाव शुरू हो गया, देश के बारे में जो राष्ट्र भक्ति की भावना होती है, राष्ट्रवाद की होती है, वो समाप्त हो गई। सब अपने जाति के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में कोई नहीं सोचता। सब ये चाहते हैं जाति के लिए कानून बने, देश के लिए कानून की कोई बात नहीं करता। राजनीति सक्रिय तो हो चुकी है, लेकिन राजनीति सक्रिय सिर्फ अपनी जाति तक हुई है। व्यक्ति भाग तो लेने लग गया राजनीति में, लेकिन सिर्फ अपनी जाति तक ही सीमित है, जाति से बाहर वो जाना ही नहीं चाहता। संगठन बन गए, इसके कारण देश के टुकड़े होने के डर हो गए। ठीक है, एक देश में इतने संगठन बन गए कि वो आपस में लड़ने लग गए। अब सरकार को इतनी बैल ही नहीं है कि वो अपने देश को चला सके, वो सिर्फ जाति के लिए चलाती है। तो जो कोई उम्मीदवार जीत के गया है वो जाति के आधार पर जीत के गया है, तो जब वो जाति के आधार पर जीत के जाएगा तो अपनी जाति के बारे में सोचेगा, देश के बारे में थोड़ी सोचेगा। अगर मान लो आप एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो, और आप एक जाति के वोट लेकर एमएलए बनते हो, लेकिन जैसे ही आप प्रतिनिधि बनकर एक संसद में आप या अपने जो राज्य की स्थापिका होती है विधानमंडल में जाते हो, तो आप फिर देश के बारे में थोड़ी सोचोगे, आप तो उस जाति के बारे में सोचते हो जिस जाति ने आपको जिताया है। इसका मतलब यानी एक भावना संकीर्ण होगी ना, छोटी भावना होगी, हम देश के बारे में नहीं सोच रहे, हम उस जाति के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमें 5 साल के बाद फिर चुनाव चाहिए। अब तो राजनीतिक दलों का गठन होने लग गया है, वो जाति के आधार पर होने लग गया है। देखो राजनीतिक दलों का जो गठन होता है ना, वो सही तो होता है, आर्थिक और जो राजनीतिक विचार होते हैं उसके आधार पर होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो दल बन रहे हैं ना, वो जाति के आधार पर बन रहे हैं। ये अकाली दल है जी, इस जाति का है, ये इस जाति का है, इस जाति का है, यानी अपने जाति के विकास के लिए वो दल बनाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हो रहा है, देश की एकता को नुकसान है हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जातिवाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे सांप्रदायिकतावाद। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।